गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके, ठीक है। तो जो यस्टरडे आपका टेस्ट हुआ था, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द फिगर गिवन बिलो शो अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ ह्यूमन लंग्स, ठीक है, वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, in which one of the option given below A, B, C and D is correctly identified along with the function। ठीक है, आपको फिगर को देखना था और फंक्शन बताना था सिंपली। ठीक है, अब हमें क्या पता है? हमें पता है जो आपके पास रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन्स बनती है, ठीक है, वो किसके थ्रू बनती हैं? 3 लेयर्स के थ्रू। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? फर्स्ट होती है आपके पास एल्वेओलर लेयर। एल्वेओलर लेयर किसकी बनी होती है आपके पास? एल्वेओलर लेयर आपके पास बनी होती है स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स की। सेकंड हम पढ़ते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो आपके पास बनी होती है पेक्टिन की, लिपिड्स की। ठीक है, तो सिंपली अगर हम बोले लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती है। और ये कैसी होती है? ये होती है आपके पास नॉन सेलुलर लेयर। और थर्ड जो आपके पास लेयर फॉर्म होती है, लेयर या मेम्ब्रेन बोल सकते हो आप, ठीक है, वो किसकी होती है? ब्लड कैपिलरी की। जो आपके पास ब्लड कैपिलरी की सेल्स हैं उनको भी क्या बोलते हैं? हम एंडोथेलियम बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एंडोथेलियम, जो किसकी बनी होती है? स्पेशलाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। क्लियर है? अब आपको देखो, फर्स्ट आपके पास ये मेम्ब्रेन थी जो इसकी सेल्स है। सेकंड है आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन जो मैंने ऊपर मेंशन किया, ये वाली। और थर्ड थी आपके पास यहाँ पे ब्लड वेसल एंडोथेलियम। ठीक है, ये आपके पास ब्लड कैपिलरी का एंडोथेलियम। ठीक है, तो ये आपके पास फर्स्ट है, ये आपके पास सेकंड मेम्ब्रेन हो गई और ये आपके पास हो गई थर्ड। ठीक है, अब आपने जस्ट आइडेंटिफाई करना था और बताना था कि कौन सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट था आपके पास सी, एट्रियल कैपिलरी पासेस ऑक्सीजन टू अ टिश्यू। अब देखो जो सी है, ठीक है, अब हमने एक, अगर मैं बात करूं प्रॉपर, जब हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस पढ़ा था तो हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर देखा था। और कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास? सर्कुलेशन होगी वो ऐसे होगी। ठीक है, मतलब मान लो यहाँ पे सिंपली फॉर्म कर रही हूँ मैं, यहाँ पे हार्ट है। ठीक है, हार्ट में कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर है। ठीक है, तो जो हार्ट का राइट वेंट्रिकल है वहां से कौन सा ब्लड जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो मतलब जो आपके पास, ये जो आपके पास कैपिलरी है वो एक साइड से किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पल्मोनरी। किसको रिप्रेजेंट कर रही है ये? बताओ, समझ रहे हो? मैं ये बोल रही हूँ आपके पास, देखो ये आपके पास हार्ट है। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या जाएगी? ऐसे पल्मोनरी आर्टरी जाएगी। और पल्मोनरी आर्टरी के पास कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, और ये यहाँ पे जाके क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बनाएगी? ये बनाएगी आपके पास पल्मोनरी वे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो सी ऑप्शन है, एट्रियल कैपिलरी पासेस ऑक्सीजन टू टिश्यू, यहाँ पे ऑक्सीजन पास नहीं कर रही है टिश्यू को। यहाँ पे ये क्या कर रही है? यहाँ से अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, देखो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ठीक है, राइट
एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा यहाँ पे एल्वोलाई में। तो यहाँ पे जो आपके पास सी है, ठीक है, सी इन्होंने मेंशन किया है यहाँ पे। तो सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास? सी आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ब्लड कैपिलरी है वो किसको गैसेस पास कर रही है? वो पास कर रही है एल्वोलाई को। कौन सी गैस पास कर रही है? CO2, ठीक है। जबकि अगर ये यहाँ पे मेंशन होता, ठीक है, अगर सी यहाँ पे ना होके यहाँ पे मेंशन होता तो क्या होना था? वो सही हो जाना था, ठीक है। उसके बाद है आपके पास ए। ए क्या है आपके पास? देखो, जो आपके पास ए है वो क्या है? एल्वियोलर कैविटी है, ठीक है। और हमें पता है जो एक्सचेंज पार्ट है, हमने पढ़ा था आपके पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको हमने डिवाइड किया था टू पार्ट्स में। एक था आपके पास कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा था आपके पास एक्सचेंज पार्ट, ठीक है। तो जो आपके पास एल्वियोलर कैविटी है वो क्या है आपके पास? एक्सचेंज पार्ट में आती है। और ये क्या आपके पास मेन साइट है फॉर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास सेकंड ऑप्शन थी वो ठीक थी। थर्ड आपके पास थर्ड ऑप्शन है कैपिलरी वॉल, ठीक है। जबकि जो आपके पास डी है, डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डी रिप्रेजेंट कर रहा है आपके डायग्राम में बेसमेंट मेम्ब्रेन को, क्योंकि जो एल्वोलाई और ब्लड कैपिलरी के बीच में जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोला जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको क्या बोला जाता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। और बी क्या था आपके पास? रेड ब्लड सेल्स थी, राइट। बी आपके पास रेड ब्लड सेल्स हैं। बट जो रेड ब्लड सेल्स है उनका काम सिर्फ CO2 को ट्रांसपोर्ट करना नहीं होता है। वो किसको ट्रांसपोर्ट करती हैं? बेसिकली वो ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। और मेनली वो किसको करती हैं? क्योंकि हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में किसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस की बात करूं तो जो 97% है, ठीक है, वो किस फॉर्म में जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और 3% गैसेस आपके पास, ऑक्सीजन की बात हो रही है यहाँ पे, वो डिसॉल्व होती है, डिसॉल्व इन प्लाज्मा, ऐसे ट्रांसपोर्ट होगी, ठीक है। जबकि मैं बात करूं आपके पास CO2 की, ठीक है, जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके पास 20 to 25% जाती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। मतलब जो हीमोग्लोबिन है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है आपके पास? CO2 के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो ऐसे कितने परसेंट जाती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन? वो जाती है आपके पास 20 to 25%, ठीक है। 7% आपके पास डिसॉल्व इन प्लाज्मा, ठीक है। और जो आपके पास बची रिमेनिंग कितनी रही आपके पास? 70%। वो किस फॉर्म में जाएगी? इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स आयन, ठीक है। अब देखो, अब जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें जो आपके पास लास्ट ऑप्शन है वो क्या बोल रही है आपके पास? रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मेनली। नहीं, जो आपके पास रेड ब्लड सेल्स हैं वो मेनली क्या ट्रांसपोर्ट करती हैं? मैक्सिमम वो ट्रांसपोर्ट करती हैं आपके पास ऑक्सीजन। कितना परसेंट? 97%। क्लियर है? तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके पास राइट ऑप्शन हो जाती है वो कौन सी हो जाती है? बी ऑप्शन। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, which of the following during respiration obtained water dissolve oxygen by diffusion through their body surface, ठीक है। तो जो आपके पास डिसॉल्व ऑक्सीजन के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है, तो उसमें राइट ऑप्शन आ जाती है आपके पास नाइडेरियन, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो नाइडेरिया है, ठीक है, वो किसके थ्रू रेस्पिरेशन करता है? बॉडी सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। उसमें कोई स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फिशेज में हमारे पास क्या होती है? कौन सी रेस्पिरेशन होती है? फिशेज में गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है, ठीक है। ये भी डिसॉल्व ऑक्सीजन को ही रेस्पायर करते हैं, बट इसमें कौन सी रेस्पिरेशन होती है? जो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है उसको कौन सी रेस्पिरेशन बोलते हैं हम?
रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स इज नोन एज अ ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। क्लियर है? ठीक है। और जो एम्फीबियंस है, इधर लिख रही हूँ मैं आपके पास, देखो जो फिशेस में रेस्पिरेशन हो रही है, ठीक है, वो किसके थ्रू हो रही है? गिल्स के थ्रू हो रही है, इसलिए क्या बोल दिया इसको? ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। जो आपके पास एम्फीबियंस है, एम्फीबियन में रेस्पिरेशन क्या होती है? डिफरेंट वे से होती है। स्किन से होती है, बक्कल कैविटी से होती है, और कहाँ से होती है? लंग्स से होती है। ठीक है। तो जो बक्कल कैविटी से रेस्पिरेशन होती है उसको बोलते हैं बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन। बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन। ठीक है। जो स्किन से रेस्पिरेशन होती है, स्किन के लिए कई बार हम वर्ड यूज कर लेते हैं इंटेगुमेंट्स। ठीक है। तो जो इंटेगुमेंट से रेस्पिरेशन होती है या जो स्किन से रेस्पिरेशन होती है उसको हम बोल देते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है। और जो लंग्स से होती है, लंग्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पल्मोनरी, तो उसको क्या बोल देते हैं हम? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है। और उसके बाद बात करें रेप्टाइल्स में। ठीक है। तो रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स। ठीक है। इन सब में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहेगा वो क्या रहेगा? लंग्स रहेंगे। तो रेस्पिरेशन कहाँ से होगी? लंग्स के थ्रू होगी। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन था वो करेक्ट था। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द टर्म गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ठीक है, ये बहुत इजी था। प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं? रीअब्जॉर्प्शन करती हैं। ठीक है। और जो आपके पास 70 to 80% ऑफ रीअब्जॉर्प्शन होती है वो कहाँ से होती है? इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन से होती है। और इनिशियल सेगमेंट को हम क्या बोल देते हैं? पीसीटी बोल देते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डीसीटी। जो आपके पास डीसीटी है, ठीक है, वो किस में हेल्प करता है? डीसीटी आपके पास करता है कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है। तो मींस वो बेसिकली क्या कर रहा है? आयोनिक बैलेंस बनाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है। उसके बाद है आपके पास हेनलेज लूप। तो जो आपके पास हेनलेज लूप है वो किस में हेल्प कर रहा है? आपके पास फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन में हेल्प कर रहा है। और जो काउंटर करंट है वो क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है आपके पास concentration gradient in the medulla, or renal capsule at the last is filtration of blood. क्लियर है? यहाँ पे कार्पसल्स होना चाहिए था। क्लियर? ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सी ऑप्शन सही हो जाती है आपके पास? ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का वन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास लैंड स्नेल्स आर। जो आपके पास लैंड स्नेल होती है, ठीक है, जैसे कॉमनली आपने देखी भी होंगी आजकल, ठीक है, जैसे एप्पल स्नेल होती है। ठीक है। तो बेसिकली वो कैसी होती हैं? वो होती है यूरिकोटेलिक, क्योंकि उनका जो वेस्ट होता है वो क्या होता है? यूरिक एसिड। ठीक है, इसलिए वो कैसी होती हैं? यूरिकोटेलिक होती हैं। ठीक है। एंड लैंड स्नेल आर द मेंबर्स ऑफ, किसकी मेंबर्स हैं वो? फाइलम मोलस्का के मेंबर्स हैं। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके पास, द यूरिनरी ब्लैडर डायलेट्स अ गुड डील एज यूरिन टिकल इनटू इट फ्रॉम द यूरेटर्स। ये क्या बोल रहा है आपके पास? जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ये बोल रही है आपके पास,
ये आपके पास किडनी है, ये आपके पास यूरेटर्स है। रफ सा डायग्राम बना रही हूँ मैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आपके पास क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। ये यूरिथ्रा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है आपके पास जो आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बोल रही है द यूरिनरी ब्लैडर डायलेट्स अ गुड डे एज यूरिन trickles into it from the ureters। ये बोल रहा है कि जैसे जैसे यूरेटर से, ये आपके पास यूरेटर से यूरिन कहाँ कोलेक्ट हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में कोलेक्ट हो रहा है, वैसे वैसे जो यूरिनरी ब्लैडर है वो एक्सटेंड होता जाता है, ठीक है, मतलब डायलेट होता जा रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है वो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपके पास सही है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट कि जैसे जैसे आपके पास यूरिनरी ब्लैडर फिल होता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, आपके पास जो यूरिनरी ब्लैडर है वो स्ट्रेच होता जाता है, मतलब एक्सटेंड होता जाता है, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट है आपके पास यूरिनरी ब्लैडर इज लाइन थ्रू ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है आपके पास कि जो आपके पास यूरिनरी ब्लैडर है वो किससे बना होता है, यूरिनरी ब्लैडर इज मेड अप ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम सेल्स। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो आपके पास दोनों ही सही थे, ठीक है। तो आपके पास बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। एंड जो आपके पास ट्रांजिशनल एपिथेलियल है वो क्या करते हैं, आपके पास जो मसल्स हैं, डिट्रूजर्स मसल्स हैं, उनको ज्यादा एक्सटेंड होने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। इसीलिए इसके अकॉर्डिंग जो दोनों आपके पास स्टेटमेंट्स थे वो करेक्ट थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकोरेक्ट रिगार्डिंग द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। आपको कौन सी स्टेटमेंट बतानी है, आपको बतानी थी इनकोरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। फर्स्ट है इट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू मेडुला, ठीक है। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल सबको याद है कहाँ प्रेजेंट होते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, बताएंगे। मेरी आवाज आ रही है? देखो जो आपके पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं, ये आपके पास क्या है, वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। ये आपके पास पीसीटी, हेनलेज लूप और डीसीटी, ठीक है। और यहाँ पे होती है कलेक्टिंग डक्ट्स, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि जो आपके पास नेफ्रॉन है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, कलेक्टिंग डक्ट्स है, एंड collecting ducts are not the part of nephron, ठीक है। नेफ्रॉन के पार्ट्स क्या हैं, ग्लोमेरुलस, वुमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, हेनलेज लूप। ये क्या है, आपके पास नेफ्रॉन के पार्ट हैं, जबकि आपके पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, क्योंकि जो आपके पास एक जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, ठीक है, उसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स, ये जो मैंने ब्रांचिंग बनाई है ये वाली, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो आपके पास एक कलेक्टिंग डक्ट्स है उसमें जो मल्टीपल नेफ्रॉन है वो ओपन होते हैं, क्लियर है। और जो आपके पास कलेक्टिंग डक्ट है, अब आपको एक चीज क्लियर है कि जो आपके पास ये जो मैं पोर्शन बना रही हूँ, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्टेक्स रीजन होता है, ठीक है, किडनी को डिवाइड किया था हमने, उसके दो रीजन होते हैं, बाहर वाले को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, और अंदर वाले को बोला जाता है मेडुला,
ठीक है। अब देखो जो आपके पास नेफ्रॉन होता है वो कुछ ऐसे प्रेजेंट होता है किडनी में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बुमेंस कैप्सूल, यहाँ पे पीसीटी रीजन, यहाँ पे हेनलेस लूप और यहाँ पे डिस्टी, ठीक है। और यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट्स, तो आपके पास कलेक्टिंग डक्ट्स ऐसे होती है, ठीक है। तो हमें एक चीज पता लग रही है कि जो कॉर्टेक्स रीजन है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, उसमें बुमेंस कैप्सूल प्रेजेंट है, पीसीटी आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स रीजन में, एंड डीसीटी इज आल्सो प्रेजेंट इन अ कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है। साथ में हम ये भी नोटिस कर पा रहे हैं जो आपके पास कलेक्टिंग टिब्यूल है, ये आपके पास क्या है, ये जो बनाया मैंने, दिस इज कलेक्टिंग टिब्यूल। कलेक्टिंग टिब्यूल भी कौन से रीजन में प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। और जो आपके पास मेडुला रीजन है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये क्या है सारा, ये जो रीजन है ये मेडुलरी रीजन है, इससे नीचे, ठीक है। तो मेडुलरी रीजन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, मेडुला में प्रेजेंट होता है हेनलेस लूप, हेनलेस लूप ऑलवेज प्रेजेंट इन मेडुला, ठीक है। और जो आपके पास कलेक्टिंग टिब्यूल्स है, ठीक है, तो कलेक्टिंग टिब्यूल्स आपके पास कॉर्टेक्स रीजन में भी प्रेजेंट है, और साथ में जो कलेक्टिंग टिब्यूल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, मेडुला रीजन में भी प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है, इट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू मेडुला, ठीक है। और जो आपके पास कलेक्टिंग टिब्यूल्स है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम इट प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है। मान लो आपके पास जो जनरल सर्कुलेशन है उसमें ब्लड प्रेशर कम हो गया है, तो उस कंडीशन में जो आपके पास कलेक्टिंग टिब्यूल्स हैं वो भी किसका फंक्शन प्ले करती हैं, रीअब्सॉर्प्शन का फंक्शन प्ले करती हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है आपके पास, द स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया डिफ्यूज आउट फ्रॉम इट्स टू द मेडुलरी टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। तो हमने देखा है आपके पास कि जो आपके पास कलेक्टिंग डक्ट्स है, ठीक है, ये जो कलेक्टिंग टिब्यूल है इसका जो कुछ पोर्शन होता है वो किसके लिए परमिएबल होता है, वो परमिएबल होता है आपके पास यूरिया के लिए, ठीक है। इसीलिए जो आपके पास मेडुलरी रीजन होता है, जो आपके पास मेडुलरी रीजन होता है उसमें क्या होती है, हाई ऑस्मोलैरिटी, और जो हाई ऑस्मोलैरिटी होती है वो किसकी वजह से होती है, किन चीजों की वजह से होती है, बताओगे। जो आपके पास मेडुलरी रीजन होता है उसमें हाई ऑस्मोलैरिटी किसकी वजह से होती है, NaCl प्लस यूरिया की वजह से होती है, ठीक है। और इसमें हाईएस्ट ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। अब देखो जो आपके पास यूरिया है, ठीक है, यूरिया को तो बेसिकली हमने क्या करना है, एक्सक्रीट करना है, बट आपके पास मेडुलरी रीजन में हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने के लिए, मतलब जो काउंटर करंट चलता है आपके पास, जो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में हेल्प करता है, तो उसमें जो आपके पास आयंस है जो कहाँ से आते हैं आपके पास, जो आपके पास यूरिया है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया आपके पास जो डीसीटी का पोर्शन है उसमें से क्या हो जाता है, फिर से रीअब्सॉर्ब हो जाता है, फिर से यहाँ पे चलता है, यहाँ पे जो यूरिया है वो क्या है रहा है, फिर से रीअब्सॉर्ब हो रहा है, तो उसकी वजह से जो मेडुलरी रीजन है, ये वाला जो रीजन है उसमें जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो क्या रहती है, हाई रहती है, ठीक है। जबकि आपके पास हम फ्लूइड की बात करें, ब्लड की बात करें, जो एक्स्ट्रा सेलुलर है, मेडुलरी रीजन के बाहर है, कॉर्टेक्स रीजन में है, उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होती है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है, ठीक है। तो हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है, आपके पास यूरिया हेल्प करता है, और यूरिया कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, वो आपके पास एब्जॉर्ब होता है कलेक्टिंग टिब्यूल से, ठीक है। तो ये आपके पास तीनों स्टेटमेंट सही थी। लास्ट स्टेटमेंट है आपके पास, इट प्लेज अ रोल टू मेंटेन पीएच एंड द आयोनिक बैलेंस ऑफ ब्लड बाय सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव, ठीक है। देखो जो आपके पास सिलेक्टिव सिक्रेशन होती है H पॉजिटिव की, ठीक है, वो बेसिकली आपके पास कहाँ से होती है, वो बेसिकली होती है पीसीटी एंड डीसीटी से होती है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों किस में हेल्प करते हैं, देखो अगर आपके पास H पॉजिटिव ज्यादा होगा, तो आप बता सकते हो मेरे को, अगर H पॉजिटिव ज्यादा होगा तो ब्लड की पीएच ज्यादा होगी या कम होगी, तो ब्लड पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा,
बताओ। आई थिंक ज्यादा ही होगी। H पॉजिटिव ज्यादा है तो ब्लड पीएच क्या होगी? ज्यादा कैसे होगी? ब्लड पीएच क्या होगी? कम होगी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। देखो, जो आपके पास पीएच है, पीएच इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन। ठीक है, जब आपके पास, ये देखो आपके पास पीएच स्केल है, ठीक है, 7 आपके पास न्यूट्रल होता है, ये आपको पता है, 0 to 14 तक चलती है। ठीक है, 7 से जो नीचे होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं आपके पास, वो हाईली एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन होती है। साथ में जो पीएच होगी वो क्या होगी? कम होगी, क्योंकि 7 से नीचे है, इसलिए पीएच क्या है? कम है। वही जो 7 से ऊपर है, उनमें जो एच पॉजिटिव हो गया वो क्या होगा? कम होगा, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है। ठीक है, तो पीएच क्या होगी? ज्यादा होगी। और मैंने यहाँ पे बोला अगर एच पॉजिटिव ज्यादा है, अगर एच पॉजिटिव ज्यादा है तो पीएच क्या होगी? कम होगी। अगर पीएच कम होगी तो ये क्या होगा? एसिडिक। और ये एच 7 से नीचे क्या होता है? बेसिकली बेसिक या एल्केलाइन बोल सकते हो। क्लियर है? आपको पता है 0 से लेके 7 तक, ठीक है, 7 आपके पास न्यूट्रल होता है, तो उससे जो नीचे होते हैं, 7 से जो नीचे होते हैं, 6 5 4 3 2 1 0, ठीक है, वो क्या होते हैं? हाईली एसिडिक होते हैं। ठीक है, जबकि आपके पास 7 से जो ऊपर होते हैं वो होते हैं बेसिक। ठीक है, अगर एसिडिक है तो एच पॉजिटिव ज्यादा होगा, तो पीएच क्या होगी? पीएच 7 से कम है, ठीक है, तो क्या होगी? पीएच लो होगी, सिंपली। तो हमारे पास क्या रिलेशन बन रहा है? ये रिलेशन बन रहा है कि जो आपके पास पीएच है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एच पॉजिटिव के। ठीक है, अगर आपके पास एच पॉजिटिव ज्यादा है मान लो, तो पीएच कम है, पीएच कम है तो मतलब एसिडिक कंडीशन ज्यादा है, तो मतलब जो आपके पास ब्लड होगा, ठीक है, ब्लड में एसिडिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, ये बोल रही हूँ। क्लियर हुआ? यस मैम, यस मैम। ठीक है, इसीलिए जो आपके पास फोर्थ ऑप्शन है वो आपके पास इनकरेक्ट है, क्योंकि जो आपके पास मेन फंक्शन जो परफॉर्म कर देते हैं वो पीसीटी और डीसीटी ही कर देते हैं। ठीक है, पीसीटी और डीसीटी ही आपके पास क्या कर देते हैं? सिलेक्टिव सिक्रीशन करवा देते हैं एच पॉजिटिव। ठीक है, और जो आपके पास कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो किसकी करवाते हैं? सिलेक्टिव सिक्रीशन करवाते हैं, वो किसकी करवाते हैं? के पॉजिटिव आयंस की, बट एच पॉजिटिव आयंस की नहीं करवाते हैं। तो इस केस में ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो आंसर बन जाएगा वो ओनली आईवी। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मैच करना था आपने कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को। ठीक है, देखो स्मूथ मसल्स कैसी होती है? इनवॉलंटरी होती है। क्लियर है? रेड मायोसिन, मायोग्लोबिन, स्कल में क्या प्रेजेंट होते हैं? सूचर्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रोपोमायोसिन इज द थिन फिलामेंट से रिलेटेड होता है, और ये ट्रोपोमायोसिन क्या आपके पास? रेगुलेटरी प्रोटीन है। ठीक है, तो मेरे को लगता है यहाँ पे ऑप्शंस ऑप्शंस गलत है। ठीक है, स्मूथ मसल ए का हो जाता आपके पास बी, बी का है आपके पास थर्ड, सी का है आपके पास फर्स्ट, और डी का है आपके पास आईवी। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्टेटमेंट फर्स्ट है आपके पास, आर्टिकुलेशन बिटवीन द occipital condyle and the atlas vertebra form a hinge joint. ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड है, it permits the head to move in a one plane only. ठीक है, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, ये हमने पढ़ा नहीं है अभी। ठीक है, बट ऐसे मैं आपको बता देती हूँ, जो आपके पास वर्टिब्री होती है, ठीक है, वर्टिब्री में आपके पास जो सर्विकल वर्टिब्री होती है वो कितनी होती है? 7 होती है, जिनको हम क्या बोल देते हैं? C7। ठीक है, जो आपके पास फर्स्ट वर्टिब्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं?
उसको हम बोलते हैं एटलस। और जो सेकंड होती है उसको हम बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, अब इन्होंने बोला है आपके पास कि जो आपके पास फर्स्ट वर्टिब्री है, ठीक है, वो क्या शो करती है? देखो हिंज जॉइंट कौन सा जॉइंट होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो हिंज जॉइंट कौन सा जॉइंट होता है जो आपके पास एक ही साइड को ओपन होता है। जैसे जो आपके पास कौन जॉइंट है? एल्बो जॉइंट है, ठीक है, जिसकी वन वे मूवमेंट है। ठीक है, जो हिंज वर्ड है, हिंज आपने सुना भी होगा, ठीक है, जैसे दरवाजा होता है ना, उसकी एक साइड कोई मूवमेंट होती है, वैसे ही जो आपके पास एल्बो जॉइंट है उसकी मूवमेंट क्या होती है? एक साइड को ही होती है। और वहां पे कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है? हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जबकि मैं बात करूं आपके पास ऑसिपिटल को, ऑसिपिटल हमने एक बोन पढ़ी थी, ऑसिपिटल बोन कहाँ प्रेजेंट होती है? ऑसिपिटल बोन बैक साइड ऑफ है। स्कल में पढ़ी थी। स्कल में भी हमने जो क्रेनियल बोन्स पढ़ी थी, ठीक है, क्रेनियल बोन में जो बैक साइड थी, ठीक है, बैक साइड ऑफ द स्कल, ठीक है, पीछे वाली साइड पे कौन सी बोन होती है? ऑसिपिटल बोन होती है। अब ये जो ऑसिपिटल बोन होती है, ये कुछ ऐसे बोन होती है ऐसे, ठीक है, इसके बीच में क्या होता है? ऐसे स्पेस होता है, बड़ा सा होल होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। ठीक है, और इस होल से ही, अब यहाँ से आप इमेजिन कर पा रहे हो इसको, ठीक है, 3D में इमेजिन करो, यहाँ से आपके पास क्या जाएगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब जो मेडुला ऑब्लोंगेटा कहाँ? स्कल से बाहर चला जाएगा, मतलब बैक वाली साइड चला जाएगा, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को? ठीक है, ये जो आपके पास पोर्शन है, जो खाली होल है, उसको क्या बोला हमने? फोरामेन मैग्नम बोल दिया। ठीक है, और ये जो फोरामेन मैग्नम है, यहाँ से होते हुए ऊपर के आपके पास ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से होते हुए जब वो नेक के नीचे चले गए, तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आपको पता है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, जब वो स्कल से बाहर निकल जाता है तो क्या बना देता है? वो स्पाइनल कॉर्ड बना देता है। क्लियर है? मेरी बात समझ पा रहे हो आप? यस मैम। ठीक है, तो जो आपके पास, अब देखो जो आपके पास एटलस और एक्सिस है वो ऑसिपिटल, मतलब ये जो बोन्स दिख रही हैं, कौन सी बोन्स है आपके पास? ऑसिपिटल बोन्स है। एक मिनट, ठीक है, ऐसे आपके पास रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये जो बोन्स हैं वो कैसी हैं? ऑसिपिटल बोन्स हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास जॉइंट बनेगा उसको बोलते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ठीक है, और इस ऑसिपिटल कॉन्डाइल में आपके पास दो बोन्स ऐसे आपके पास जो वर्टिब्री होती है प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट को हम बोलते हैं एटलस और दूसरे को बोलते हैं हम एक्सिस। ठीक है, ये जो जॉइंट है उसको बोलते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इसको, बट आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया होगा जो मैं बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, और साथ में जो आपके पास एटलस है उसको क्या बोलते हैं आप? यस बोन भी बोलते हैं। देखो जो आपके पास C1 है वो क्या है? एटलस है, और एटलस को क्या बोलते हैं आप? यस बोन बोलते हो। ठीक है, और जो एक्सिस है C2, उसको क्या बोलते हैं हम? नो बोन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये किस में हेल्प करती है आपके पास? यस और नो मूवमेंट में, जो नोडिंग मूवमेंट ऑफ हेड है। ठीक है, तो आपके पास नोडिंग मूवमेंट ऑफ हेड वो क्या है? वन प्लेन नहीं है, एक साइड कोई नहीं है, आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेफ्ट राइट कर सकते हो। ठीक है, इस डायरेक्शन में भी कर सकते हो और इस डायरेक्शन में भी करते हो, और लेटरल साइड में भी कर सकते हो, अपने शोल्डर्स पे इसको मूव कर सकते हो, अपने हेड को। ठीक है, तो ये आपके पास वन प्लेन मूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके पास ऑप्शन हो जाती है, जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, सॉरी, आर्टिकुलेशन बिटवीन द ऑसिपिटल कॉन्डाइल एंड द एटलस वर्टिब्रा इज हिंज जॉइंट। नहीं, इसको हिंज जॉइंट नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल। ऑसिपिटल कॉन्डाइल बोलते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है, इट परमिट्स द हेड टू मूव इन अ वन प्लेन।
नहीं, ये आपके पास कौन सी मूवमेंट देता है, आपके पास देता है नोडिंग मूवमेंट। ठीक है, नोडिंग मूवमेंट मतलब यस और नो की मूवमेंट। ठीक है, तो आपके पास दोनों ही जो स्टेटमेंट्स थी वो कैसी थी, इनकरेक्ट थी। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अ फिगर। ठीक है, फर्स्ट है आपके पास द लेंथ ऑफ द थिक एंड थिन फिलामेंट, सॉरी मायोफिलामेंट हैज चेंज्ड। ठीक है, तो हमें क्या पता है आपके पास जो थिक फिलामेंट है, ठीक है, थिक फिलामेंट को और क्या बोलते हैं हम, दो फिलामेंट पढ़ाए थे मैंने, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट। ठीक है, थिक फिलामेंट को हम मायोसिन फिलामेंट भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर एनआइसोट्रोपिक बैंड भी बोलते हैं। ठीक है, और जो थिन फिलामेंट है वो बनाता है आपके पास आइसोट्रोपिक बैंड। ठीक है, मैंने आपको ये बोला था कि जो आपके पास थिक बैंड है उसकी लेंथ, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, थिक फिलामेंट की लेंथ क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, जबकि आपके पास थिन फिलामेंट है उसकी लेंथ क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी आपके पास, रॉन्ग हो गई। द लेंथ ऑफ, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या बोल रही है, द लेंथ ऑफ द थिक एंड थिन मायोफिलामेंट हैज चेंज्ड। नो, द लेंथ ऑफ द ओनली थिन मायोफिलामेंट हैज चेंज्ड। थिक मायोफिलामेंट की लेंथ चेंज नहीं होती है। ठीक है, सेकंड है आपके पास लेंथ ऑफ बोथ एनाइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक बैंड हैज चेंज्ड। अब इसी स्टेटमेंट को हम क्या बोल दिया, इन्होंने रिपीट कर दिया है, बस नेम चेंज किए हैं। ठीक है, थिक के लिए इन्होंने एनाइसोट्रोपिक वर्ड का यूज कर लिया है और थिन के लिए आइसोट्रोपिक वर्ड का यूज कर लिया है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है आपके पास, द मायोसिन क्रॉस ब्रिज मूव ऑन द सरफेस ऑफ द एक्टिन एंड द थिन एंड द थिक मायोफिलामेंट स्लाइड ईच अदर। ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है आपके पास। जो मायोसिन हेड है वो क्या करता है, थिन फिलामेंट को अपने ऊपर स्लाइड कर लेता है। ठीक है, इसीलिए इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, इसीलिए जो ये स्टेटमेंट है आपके पास ये करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, लेंथ ऑफ द सार्कोमियर रिमेन सेम। क्या ये स्टेटमेंट सही है, जो आपके पास डी स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है, ये स्टेटमेंट भी आपके पास रॉन्ग है। क्योंकि आपके पास कॉन्ट्रैक्शन कब होगी, जब आपके पास सार्कोमियर में कॉन्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि सार्कोमियर क्या फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, जब एक यूनिट कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, तो आपके पास इसकी लेंथ सेम नहीं रहती है, ये क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, या फिर सिंपली आप क्या बोल सकते हो, उसको रिड्यूस्ड हो जाती है। ठीक है, तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन रहता है वो क्या है आपके पास, सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एल्व्यूलर एपिथेलियम इन द लंग्स इज, कैसे होती है वो, ऊपर पढ़ाया मैंने, स्क्वैमस एपिथेलियल की बनी होती है और कैसे होती है, नॉन सिलिएटेड होती है। ठीक है, तो आपके पास राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट विल बी द PO2 एंड PCO2। ठीक है, PO2 और PCO2 में इन द एटमॉस्फेरिक एयर कंपेयर टू दोज इन द एल्वियोलर एयर। ठीक है, कि जो आपके पास PO2 है वो कहाँ हाई होता है, जो आपके पास PO2 है वो एटमॉस्फेरिक एयर में हाई होता है, और PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एटमॉस्फेरिक एयर में क्या होता है, कम होता है। वहीं पे अगर मैं बात पूछूं एल्वोलाई की, तो एल्वोलाई में क्या ज्यादा होता है, बताओ। में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा तो एक्सचेंज होता है वो। देखो एल्वोलाई में क्या होगा, जब आप इंस्पायरेशन कर रहे हो तो ऑक्सीजन ज्यादा होगी। ठीक है, बट जब आप एक्सपायरेशन कर रहे हो, अब एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, PO2 हाई होगी, इसलिए आप क्या करोगे, इसकी एक्सपायरेशन करोगे, इसको बॉडी से बाहर निकालोगे। ठीक है, और PO2 कम होगी, इसलिए आप क्या करोगे, इंस्पायरेशन करोगे, इसको बॉडी के अंदर लेके आओगे। ठीक है, तो इससे अपोजिट हो जाता। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाती, PCO2 इज अ हाई एंड PO2 इज अ लेसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है। फर्स्ट है आपके पास, रेस्पिरेशन इज मोस्ट एफिशिएंट इन द इंसेक्ट्स। ठीक है, इन द इंसेक्ट एयर इज कैरिड डायरेक्टली टू द सेल्स बाय ट्रैक्यूल। क्या ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, मान लो आपके पास कोई ये इंसेक्ट है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है,
कॉकरोच, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्पाइरेकल्स, ठीक है, और स्पाइरेकल्स के थ्रू एयर जाएगी अंदर, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रैकियो, ठीक है, ट्रैकिया के बाद जो ट्रैकिया है वो डिवाइड होती है और क्या बनाती है, ट्रैकियोल बनाती है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो ये ऑर्गन है कोई भी, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं जो ओपनिंग होती है जिसके थ्रू एयर जाती है उसको बोला जाता है स्पाइरेकल, ये जो ट्यूब है इसको बोलते हैं ट्रैकिया, और जो आपके पास ट्यूब्यूल्स हैं जो ब्रेक हुई हैं ट्रैकिया के बनने से बनी है, इनको बोलते हैं ट्रैक्यूल, ठीक है, और यहाँ पे ऑर्गन है, तो यहाँ पे डायरेक्ट गैसेस एक्सचेंज होगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है आपके पास जो स्टेटमेंट है, रेस्पिरेशन इज मोर एफिशिएंट, मोस्ट एफिशिएंट इन द इंसेक्ट्स, हाँ, जो आपके पास रेस्पिरेशन है वो एफिशिएंट है इंसेक्ट्स में, क्यों एफिशिएंट है, क्योंकि इनके पास क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, इनके पास ट्रैकिया प्रेजेंट है, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है इन द इंसेक्ट एयर इज कैरीड डायरेक्टली टू द सेल्स बाय द ट्रैक्यूल्स, ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट भी आपके पास सही है, क्योंकि आपके पास सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, जो सेल्स है, ठीक है, ये जो सेल्स हैं वो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, ट्रैक्यूल से ऑक्सीजन कैरी कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट आपके पास क्या हो गई, दोनों ही स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है और दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रही है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, क्लियर हुआ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर मोस्ट अबंडेंट ऑफ द टोटल WBCs, मोस्ट अबंडेंट सेल्स कौन सी होती है, मैंने बहुत बार बताया आपको, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, और अगर मैं लिस्ट की बात करूं, बेसोफिल्स, ठीक है, अगर फैगोसिटिक एक्टिविटी की बात की जाए तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, ठीक है, अगर इम्यूनिटी की बात करी जाए या इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात करी जाए तो कौन सी ऑप्शन होनी चाहिए, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, उसके बाद है कार्डियक आउटपुट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ब्लड, कार्डियक आउटपुट क्या होती है आपके पास, कार्डियक आउटपुट होती है आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट, ठीक है, जो आपके पास कार्डियक आउटपुट है उसको हम क्या कैसे एक्सप्लेन करते हैं, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, ठीक है, और आपके पास कार्डियक आउटपुट 1 मिनट की कितनी होती है, कितनी होती है, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 5000 ml, मतलब 5 लीटर, जितना आपके बॉडी में ब्लड होता है वो 1 मिनट में क्या हो जाता है, आपके हार्ट के थ्रू पास कर जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, कार्डियक आउटपुट बोल देते हैं, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द गिवन फिगर ECG से रिलेटेड थी, ठीक है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज करेक्टली इंटरप्रेटेड, ठीक है, जो करेक्ट कंपोनेंट है वो कौन सा है, तो फर्स्ट है आपके पास कॉम्प्लेक्स QRS, जो आपके पास QRS है वो किसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये आपके पास सही है, ये क्या बनाता है, एक जो आपके पास QRS है ये कंप्लीट पल्स बनाता है, ठीक है, सेकंड है आपके पास पीक टी, इनिशिएशन ऑफ टोटल कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, नहीं, पीक टी किसको रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास, कॉन्ट्रैक्शन को तो रिप्रेजेंट नहीं करती है, ये रिप्रेजेंट करती है आपके पास रिपोलराइजेशन को, रिपोलराइजेशन क्या होता है आपके पास, रिलैक्सेशन, ठीक है, उसके बाद है पीक पी एंड पीक आर टुगेदर सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, जब ऐसा नहीं है, जो आपके पास पीक पी है वो भी कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है और जो पीक आर है वो भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, यहाँ पे कौन सी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे एट्रियल डीपोलराइजेशन या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और यहाँ पे QRS में जो आपके पास कॉन्ट्रैक्शन हो रही है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, आपके पास वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, उसके बाद है पीक पी इनिशिएशन ऑफ अ लेफ्ट हैंड एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ओनली, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है आपके पास, जो कॉन्ट्रैक्शन होती है
जब आपके पास एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो साथ में होती है, ऐसा नहीं है पहले राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर लेफ्ट करेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो सेम टाइम पे होती है और एक साथ होती है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है या कुछ पूछना है? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम नेक्स्ट करेंगे आपके पास जो मूवमेंट एंड लोकोमोशन वाला जो चैप्टर था। ठीक है, जितना हमने कर लिया था उसको रिवाइज करके आना। ठीक है, उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।